हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा इतिहास का अपने इस 69वें अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास में अब तक हम लोग एक बहुत लंबा चौड़ा सफ़र तय कर चुके हैं, जिसमें बताया था किस तरीके से हमारा इतिहास शुरू हुआ, फिर प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, फिर फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग का चला। इसमें भी बताया था कि पहले छोटे छोटे मूवमेंट चले, बड़े बड़े आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन, सविनय वगैरह, भारत छोड़ो, और उधर यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों क्रमों में ब्रिटेन लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा था। और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन इस हालत में नहीं था कि भारत पर सीधे सीधे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाता। तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर आर्थिक नियंत्रण की नीति बनाई और वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण वेवेल योजना पर कोई समझौता नहीं हो पाया। फाइनली फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और अंतिम सहमति उसी कैबिनेट मिशन प्लान पर बनी। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है और वही संविधान सभा थी। उसमें कुल 389 सदस्य थे। उन सदस्यों का क्या रेशियो था उसके बारे में भी आपको बताया था पिछली क्लास में। और इसी संविधान सभा में ही आपको बताया था कि एक काम चलाऊ सरकार का निर्माण करना था। संविधान सभा को दो जिम्मेदारियां दी गई थी। पहला काम था कि भारत के लिए एक संविधान बनाना और दूसरा एक काम चलाऊ अस्थायी सरकार बनाना। तो उसी सरकार बनाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा की गई, इसी बात से नाराज होते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया, जिसकी वजह से पूरे देश में खूनी दंगे फैले और उन्हीं खूनी दंगों की वजह से भयानक मारकाट मची और इसी के बाद कांग्रेस भी बंटवारे पर राजी हो जाती है। फाइनली 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से इटली ने घोषणा कर दिया था कि भारत को हर हाल में जून 1948 से पहले स्वतंत्र कर दिया जाएगा। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है 22 मार्च 1947 को। माउंटबेटन आता है, हालांकि उसको समय 15 महीने का दिया गया था, लेकिन उसने 2.5 महीने में सारा काम कर दिया था। 22 मार्च को भारत पहुंचा और 3 जून 1947 तक उसने अपनी माउंटबेटन योजना, मनबाटन योजना उसने प्रस्तुत कर दी थी और इसी माउंटबेटन योजना से भारत का बंटवारा हुआ अंतिम रूप से। इसी को भारतीय नेताओं से सहमति ली गई और फिर 4 जुलाई को इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको 18 जुलाई को पास किया और इसी का नाम पड़ा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और यही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के बारे में पास की जाने वाली अंतिम जो विधेयक था, अंतिम जो कानून था, वो यही था। इसी को भारत भेजा गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान इसको स्वीकार करता है, पाकिस्तान स्वतंत्र होता है। 14-15 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद के केंद्रीय भवन में, सेंट्रल हॉल में इसको स्वीकार किया और भारत ने अपने आज़ादी की घोषणा की और बताया था कि जिस समय आज़ादी मिली थी भयानक खूनी दंगे फैले हुए थे और गांधी जी उस समय नोआखाली में दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे। भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन कटा-पिटा सा भारत मिला था, जिसमें बहुत सारी समस्याएँ थीं और ये समस्याएं जानबूझ के बनाई गई थी। बताया था कि माउंटबेटन ने 15 महीने काम 2.5 महीने में इसीलिए करके रख दिया था कि बहुत सारे मामले उलझे रह गए थे, जिसमें बताया था कि खजाने का बंटवारा था, देसी रियासतों का मुद्दा था, सीमा का बंटवारा था, नौकरशाही का बंटवारा था, हर चीज़ को बांटना था। इसी में सीमा के बंटवारे को लेकर बताया था जो गड़बड़ी हुई थी, जिससे पाकिस्तान की जिससे खून खराबा बहुत ज़्यादा बढ़ा और जब खून खराबा बढ़ा तो इससे राजस्व के बंटवारे, खजाने के बंटवारे को लेकर भी समस्या हुई और इस बंटवारे में जब पाकिस्तान को दोबारा 55 करोड़ दिया जाना था तो उसी को लेकर सरकार ने मना कर दिया और गांधी जी ने फाइनली पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। इसी वजह से 18 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो गांधी जी की जो हत्या हुई वो अपने आप में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी विडंबना दिखाता है कि वो महात्मा गांधी जो पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े भारतीयों के लिए, लेकिन अंततः उनकी मौत किसी अंग्रेज़ के हाथों नहीं, एक भारतीय के हाथों हुई। किसी अंग्रेज ने नहीं, उनको एक भारतीय ने मारा था। तो ये जो गांधी जी की मौत थी उसने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के जो उत्साह था, जो सबको माहौल को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। और भी कई सारी समस्याएं थीं। इन समस्याओं की वजह से जो आज़ाद भारत था वो शायद उतना अच्छा नहीं था। उन बड़ी समस्याओं में एक जो मेजर इशू था वो देसी रियासतों का था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो देसी रियासतों में उस समय बहुत सारी देसी रियासतें थीं। तो जब अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उस अंतरिम सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री बने थे होम मिनिस्टर सरदार पटेल। तो जो देसी रियासतों का विभाग था वो सरदार पटेल के ही हिस्से में आया था। 15 अगस्त 1947 तक 325 छोटी बड़ी रियासतें थी। सबको समझा बुझा के, डरा धमका के भारत में विलय कर लिया जा चुका था। ज़्यादातर रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 से पहले सरदार पटेल ने करा दिया था। इसीलिए उनको आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है कि एकीकरण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका खासतौर पर इन रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ी दिखाई देती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक 3 बड़ी रियासतें थीं जिन्होंने भारत के बारे में फैसला नहीं किया था, जिसमें एक बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर,
दूसरी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी हैदराबाद। ये जो तीनों रियासतें थी, इन लोगों ने अभी तक भारत विलय के बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया था। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो खड़ा करता है वो जम्मू कश्मीर खड़ी करती है। जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, उस जम्मू कश्मीर रियासत के साथ सबसे बड़ी जो समस्या थी वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या का जो रेशियो था कि जम्मू कश्मीर की 77% जो पॉपुलेशन थी, 77% जनसंख्या जो थी वो मुसलमानों की थी। 21% जो जम्मू कश्मीर में थे वो हिंदू थे। बाकी 2% में सिख और बौद्ध बाकी धर्मों के लोग थे। यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी? मुसलमानों की थी जम्मू कश्मीर में। उससे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह, वो हिंदू था। अब राजा हिंदू है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, राजा की सुनेंगे या जनता की सुनेंगे? अब यहाँ पर यही मुश्किल थी। जनता चाहती है पाकिस्तान जाना, राजा चाहता है हिंदुस्तान जाना। राजा को पता था कि पाकिस्तान में हम सर्वाइव नहीं करेंगे, जनता को पता था कि हम हिंदुस्तान में नहीं जिएंगे, हमें पाकिस्तान में जाना है। तो इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से राजा ने क्या किया कि न हिंदुस्तान न पाकिस्तान, कश्मीर अलग रहेगा। कश्मीर रियासत ने न हिंदुस्तान के विलय में न पाकिस्तान के विलय में की घोषणा की और कहा कि कश्मीर अलग एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। कश्मीर ने अलग स्वतंत्रता की घोषणा की। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन फाइनली 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर जो कश्मीर की जनजातियाँ थी, पहाड़ी जनजातियाँ थी, कबाइली, उन सबों को भड़काना शुरू किया कि एक हिंदू राजा हमारी 77% मुस्लिम जनसंख्या पर अत्याचार कर रहा है। अगर इस हमारी 77% मुस्लिम जनसंख्या को हिंदू राजा के अत्याचारों से बचाना है तो कश्मीर पर हमला करना पड़ेगा। और वहाँ के कबाइली जनजातियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। जब कश्मीर पर हमला बोला तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी फिर भारत से। दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उस समय विदेश मंत्रालय संभालते थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के पास वो पहुँचे कि भाई हमारी मदद कीजिए। नेहरू ऐसी पुरानी ढीठ आदमी, उन्होंने मना कर दिया कि ना भाई, तुम तो आज़ाद देश वाले हो। अब आज़ाद देश के मामले में तो हम लोग इंटरफेयर कर नहीं सकते। भाई आपने कहा था कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी मुबारक, लड़िए अपना, हम कहाँ जाएंगे? हमारे होते तब तो बात करते। तो राजा ने कहा कि भाई हो गया, इतने दिन तक तो हम लोग साथ ही थे, तो अब कुछ मदद कीजिए। मना कर दिया कि नहीं भाई, हम कैसे मदद कर सकते। वो अंग्रेज़ों का ज़माना क्या, जब आप हमारे में होंगे, हमारे अगर होते तो हम मदद करते। मदद करने की केवल एक सूरत होगी कि कश्मीर का भारत में विलय कर दिया जाए। कश्मीर का विलय जब भारत में हो जाएगा, जब कश्मीर भारत का होगा तो उसकी सुरक्षा का दायित्व तो भारत का होगा। जब वो भारत का है ही नहीं तो फिर हम क्यों जाएं? यहीं पर थोड़ी सी खटपट होती है पटेल जी और नेहरू जी में। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में भी खटपट इसलिए होती है कि पटेल जी चाहते थे कि तुरंत सेना भेजी जाए कश्मीर में और तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छिड़ी जाए। नेहरू चाहते थे कि जब तक ये साइन नहीं करेगा तब तक भेजेंगे नहीं, क्योंकि इन सबों का कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर कह रहा हाँ वहाँ जाके पलटी मार जाए, फिर हमारी सेना की मदद बेकार जाएगी, उतने सैनिक शहीद होंगे। तो जब तक उसने सिग्नेचर नहीं किया तब तक नेहरू ने मना किया कि नहीं जाएंगे। फाइनली 24 अक्टूबर 1947 कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर सहमति कर दी, सिग्नेचर कर दिया कि भाई कश्मीर का भारत में विलय होता है। तो कश्मीर ने भारत विलय की घोषणा कब की? 24 अक्टूबर 1947 1947। अब कश्मीर के विलय की जब घोषणा की गई तो फिर इधर से सेना भेजी गई और सेना भेजी गई, युद्ध छिड़ा गया। हालांकि जब विलय हुआ तो विलय में राजा भी होशियार था। उसने कहा कि ठीक है, कश्मीर का विलय हम भारत में करेंगे, लेकिन कश्मीर आंतरिक मामलों में स्वायत्त रहेगा, इंटरनल ऑटोनॉमी हमारी रहेगी। भारत का नियंत्रण कश्मीर पर केवल 3 मामलों में ही होगा। एक होगा फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, दूसरा होगा करेंसी, मुद्रा, और तीसरा होगा कम्युनिकेशन, संचार। तो विदेशी मामले, मुद्रा और संचार, ये तीनों भारत सरकार देखेगी। बाकी सारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, वो सब कश्मीर अपनी अलग से रखेगी। तो कश्मीर अपनी अलग व्यवस्था बनाएगी। तो कहा गया ठीक है, पहले आप आइए, बाद में देखा जाएगा। तो वही कश्मीर के राजा की जिद पर हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 370, जो काफ़ी विवादित रहा। यही आर्टिकल 370 को फिर अभी 31 अक्टूबर 2019 को ख़त्म किया गया। तो ये जो 370 था ये इसीलिए जोड़ा गया था, कश्मीर के राजा की जिद पर तो जोड़ दिया गया। फिर सेना भेजी गई, लड़ाई छिड़ी। अब लड़ाई, क्योंकि पहाड़ी एरिया में लड़ाई 2 दिन 4 दिन की नहीं चली, बहुत लंबी खिंच गई। लड़ाई चल गई दिसंबर तक। अब जब पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लड़ाई छिड़ी, अब उसमें देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, और ऊपर से एक सरदर्द
टेंशन, कश्मीर बोला जाए ना भारत का माथा था, सर में ही एक दर्द चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, हम लड़ किससे रहे थे? वही इंडियन आर्मी जो 6 महीने पहले तक एक ही थाली में खाना खाती थी, एक ही वर्दी पहनती थी, एक ही टेंटों में रहते थे, वही एक दूसरे को गोली मार रहे थे। नई सेना थोड़ी आए थे, हम किसी अंग्रेज को नहीं मार रहे थे, आपस में ही मारामारी किए हुए थे। कई मौके पर यह भी देखा गया था कि भारत, जो पता चला कि सेना पर भारत और पाकिस्तान के सिपाही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार लड़ रहे थे। ये भी समस्या थी कि हम अपने ही लोगों को गोली मार रहे थे। इसी बात से परेशान होते हुए जब लड़ाई बहुत लंबी छिड़ी, माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस किया कि इस मामले को राष्ट्र संघ में उठाइए, तभी जाके शांति होगी। फाइनली माउंटबेटन की सलाह पर 30 दिसंबर 1947 जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, यूनाइटेड नेशन में उठाया कि भाई जल्दी से जल्दी मामले को यूएन देखे और शांति फैलाए। यूएन में मामला गया तो यूएन ने तुरंत लड़ाई को रोकने की घोषणा की कि तुरंत जहाँ भी लड़ाई चल रही तुरंत उसको क्या किया जाए, रोका जाए। जैसे स्टे लग जाता है तो लड़ाई रोकी गई। तो लड़ाई जहाँ पर थी कहाँ वहीं पर रोक दिया जाए। तो जहाँ पर उस दिन लड़ाई रुकी थी उसी को कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ इंडियन आर्मी, उस तरफ पाकिस्तानी सेना थी, पाकिस्तानी आर्मी थी। यूएन ने फैसला दिया कि भाई ऐसा करते हैं कि इधर से भारत अपनी सेना हटाए, उधर से पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएंगे और राष्ट्र संघ की शांति सेना भेजी जाएगी, पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाएगा। जब शांति सेना भेजी जाएगी तो जो जनमत संग्रह कराया जाएगा, रेफरेंडम शांति सेना के नेतृत्व में कराया जाएगा। अब जनता जो फैसला लेगी तो कश्मीर का विलय उधर किया जाएगा। तो राष्ट्र संघ ने ये कहा तो पाकिस्तान ने खुशी खुशी कहा कि हम इसको आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किधर जाने वाली है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस पर राजी हो गया। ये बात इंडिया को भी पता है। इंडिया ने अपनी सेना तब से नहीं हटाई, तब से न सेना हटाई गई, न रेफरेंडम, न जनमत संग्रह हो पा रहा है। तब से मामला जस का तस कश्मीर का बना हुआ है। ये जो हमारे हिस्से में कश्मीर है उसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है उसको POK कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तानी इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और इसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वैसे यहाँ पर इनकी मुजफ्फराबाद है। तब से मुद्दा जस का तस टंगा हुआ है, अब तक कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। ठीक, चलिए दूसरी एक रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ रियासत के साथ दिक्कत ये थी कि जूनागढ़ बहुत छोटी सी रियासत थी, ये गुजरात में पड़ता है जूनागढ़। तो यहाँ के जो दीवान थे, भुट्टो फैमिली आपने सुना होगा पाकिस्तान की, जो ये बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, तो वो सब यहीं जूनागढ़ के दीवान थे। शाहनवाज भुट्टो उन्हीं के खानदान वाले थे। तो शाहनवाज भुट्टो यहाँ पर दीवान थे। तो यहाँ पर जूनागढ़ भी आनाकानी कर रहा था, ज़बरदस्ती की पाकिस्तान के मिलने के फेवर में था। तो जूनागढ़ में फाइनली फरवरी 1948 में सेना भेजी गई। फरवरी 1948 जूनागढ़ में सेना भेजी गई और सेना भेज के रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, जनमत संग्रह। तो जो जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, तो उस रेफरेंडम में लगभग 2300 वोट पड़े थे। उन 2300 वोटों में 2220 वोट हिंदुस्तान के पक्ष में पड़े थे, 80 वोट पड़े थे पाकिस्तान के फेवर में। तो जाहिर सी बात है, भारत में जूनागढ़ का विलय कराया तो ये जो भुट्टे थे ये सब भाग के पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान की जो भुट्टों वाली फैमिली है वो सब जूनागढ़ के ही थे। अगली बड़ी रियासत थी हैदराबाद। तो जो हैदराबाद थी ये भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे बड़ी टेंशन यही थी, क्योंकि हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। हैदराबाद की पॉपुलेशन करोड़ों में थी और कई सारे यूरोपीय देशों से साइज में भी हैदराबाद बहुत बड़ा था। और हैदराबाद में दिक्कत ये थी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था तो जो हैदराबाद का निज़ाम था, मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। तो ये जो मीर उस्मान अली खान था, बड़ा अड़ियल आदमी था। निज़ाम हैदराबाद वाले, जो इतिहास में हम लोग पहले देख चुके हैं, हैदराबाद जो निज़ाम हुआ करते थे, इसके पास अपनी सेना थी, बहुत सारा पैसा था, इसके अपने हथियारबंद सैनिक थे, पॉलीगर्स थे, जिसके माध्यम से इसने हैदराबाद को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था और कहा था कि हैदराबाद का विलय या तो पाकिस्तान में होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। ठीक, अब हैदराबाद में कश्मीर की उल्टी पोजीशन थी। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी और राजा मुसलमान था।
अब यहाँ पर किसकी सुनेंगे, राजा की या जनता की। लेकिन राजा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत में किसी हाल में विलय हम नहीं करेंगे। उसने क्या किया कि हैदराबाद का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज कर दिया, अपनी पुलिस के माध्यम से पूरा से बॉर्डर सीज कर दिए गए। संचार के जो कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं वो सब बंद करा दिए गए, अखबार रेडियो सब बंद करा दिया गया और पूरा हैदराबाद को फुल कंट्रोल अपने हाथ में रखा। और भारत क्या है, झुकने से साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए हैदराबाद का विलय नहीं करेंगे। और इनकी एक पार्टी थी इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो इत्तेहादुल मुसलमीन थी, इन्हीं समूह के माध्यम से लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी शुरू कर दी कि हैदराबाद अलग मुल्क बनेगा, ये होगा वो होगा, बहुत नाटक था। और थोड़ा सा मीर उस्मानी ने कहा व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा सा, जैसे आज दुनिया के सबसे अमीरों की गणना होती है ना, फोर्ब्स कहता है कि बिल गेट्स अमीर हैं तो वॉरेन बफेट अमीर हैं। 1936 में जब फोर्ब्स की सूची जारी हुई थी दुनिया में सबसे अमीर लोगों की, तो उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था 1936 में मीर उस्मान अली खान, दुनिया के सबसे रईस आदमी, इतना दौलत थी। तो इस बात का भी घमंड इसके पास था, मना कर दिया इसने। अब भारत सरकार जो थी इस पर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहते थे क्योंकि हैदराबाद की सीमाएं बिल्कुल सीज थी। अब ये था कि अगर ज़बरदस्ती सेना भेजी जाए और फिर जनता विरोध करे, फिर खून खराबा होगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो अपने ही लोगों का खून खराबा करना, इस बात पर सरकार अभी थोड़ी सी जी ठीक भाई अपने लोगों के साथ हाथापाई ठीक नहीं है। तो हैदराबाद पर डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि भाई किसी तरीके से बस शामिल हो जाए। जब दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा तो इसने, जो मीर उस्मान अली खान था, इसने अपने सेक्रेटरी को दिल्ली भेजा और दिल्ली पहुँचे। उनके सेक्रेटरी ने बढ़िया से, होम मिनिस्टर पटेल ही थे, उनको धमकाया कि आप समझ क्या रखें, हम छोटी मोटी रियासत नहीं है, हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत है, हमारी पुलिस है, हमारी सेना है, अगर भारत सरकार ने कुछ भी इधर उधर हरकत करने की कोशिश की तो कर लो गारत मचा दिया जाएगा, इतना खून खराबा मचा देंगे कि फिर पूछिए मत। जब उसने धमकाया पटेल जी को तो पटेल जी देखे उसको ऊपर से नीचे तक, ये चल क्या रहा है भाई, किससे बात कर रहे हो, तुमको पता भी है। अब भारत आज़ाद हो चुका है। आज़ाद भारत बड़ा खतरनाक था, उतना अच्छा नहीं था। आज़ाद भारत में हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी को तो छोड़े ही नहीं लोग बाग, एक डिसीजन पता नहीं गलत था, ऐसा ही था, हत्या कर दी। जब फादर ऑफ नेशन गांधी जी नहीं बचे तो तुमको लगता है तुम बच जाओगे? गांधी जी का ज़माना नहीं है बेटा, देश आज़ाद हो चुका है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि तुम दिल्ली से चलो हैदराबाद पहुंच जाओ। तो उसके लिए शौकीन हुआ ये क्या था। और जब वो वापस सही में जब दिल्ली से हैदराबाद के लिए चला तो उसको हैदराबाद पहुंचने ही नहीं दिया, रास्ते से ही गायब कर दिया गया। और जो हैदराबाद के निज़ाम थे, निज़ाम को पोलो खेलने का बड़ा शौक़ था उस्मान अली को, पोलो के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। आज भी आप हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद में पोलो ग्राउंड्स बहुत सारे हैं। तो इंडियन आर्मी को कहा गया कि भाई इनको पोलो खिलाया जाए। तो 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो चला, पोलो। तो ये जो ऑपरेशन पोलो था ये किसके विलय के लिए चलाया गया था? ये हैदराबाद विलय के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। सुबह ऑपरेशन पोलो के तहत इंडियन आर्मी हैदराबाद की सीमा में एंट्री कर जाती है। जब हैदराबाद की सीमा में एंट्री करती है, थोड़ी बहुत छुटपुट झड़पें होती हैं निज़ाम के आदमियों के साथ, लेकिन बाद में जब अंदर घुसी सेना तो पता चला कि हैदराबाद की जो जनता थी वो खुद भरी बैठी थी, निज़ाम के अत्याचारों से, जुल्मों से परेशान हो चुकी थी। वो लोग खुद ब खुद जल्दी से जल्दी भारत में अपना विलय चाहते थे। तो फिर स्वागत हुआ तो 5 दिन के अंदर, यानी 13 सितंबर को कार्यक्रम ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। 18 सितंबर 1948 तक हैदराबाद का विलय भारत में किया जा चुका था और हैदराबाद का जो पूरी तरीके से समापन कर दिया गया, सीमाएं समाप्त कर दी गई, सारी सीमाएं खोल दी गई। तो जब 5 दिन के अंदर ऑपरेशन पोलो सफल हुआ, जो हैदराबाद का निज़ाम था वो फिर भाग के लंदन चला गया। हालांकि भारत सरकार ने उससे अच्छा व्यवहार किया, मतलब बहुत गंदगी नहीं की उसके साथ। भाई अमीर आदमी था, क्या परेशान करे उसको। हालांकि अच्छे व्यवहार का अच्छा नतीजा भी निकला कि एक बार, इतना भी गड़बड़ नहीं था, इसने मदद भी की एक बार। बात ये हुई थी कि सन 1965 में, आपने सुना होगा, सन 65 में भारत से लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान की। उससे पहले सन 61-62 में चीन के साथ युद्ध हुआ था और उसी समय भारत में बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा था 63-64 में। तो भारत की हालत बड़ी ख़राब थी उस समय आर्थिक रूप से। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो उसी समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। तो युद्ध में खर्चे बड़े भारी होते हैं। तो फिर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मदद मांगी।
और मदद मांगी मीर उस्मान अली खां से, और मदद मांगने के लिए उस्मान अली खां हैदराबाद शास्त्री जी पहुँचे भी, तो बताया कि भाई लड़ाई में हमारी मदद है। उसने स्वागत किया। फिर जब जहाज़ में वापसी में शास्त्री जी बैठने लगे तो शास्त्री जी को उसने 3 टन सोना उनकी जहाज़ में रखवाया कि भाई हमारी तरफ से 3 टन सोना आप ले जाइए मदद के स्वरूप। तो 3 बड़े बड़े बक्से जो थे बढ़िया, उसमें 3 टन सोना लदवाया गया और प्रधानमंत्री जी की जहाज़ में रखवा दिया कि ले जाइए हमारी तरफ से मदद। बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गया सोना दिल्ली, अपना इस्तेमाल हुआ। बाद में जब लड़ाई उड़ाई ख़त्म हो गई, शांति मची, तो फिर इसने संदेशा भेजवाया प्रधानमंत्री के पास, वे शास्त्री जी आपको हमने मदद की थी, आपको 3 टन सोना दिया था बक्से में भर के, तो हमने आपको सोना दिया था, वो बक्सा नहीं दिया था। वो बक्सा हमारे पुरखों की निशानी, बड़ा कीमती बक्सा है, बक्सा तो हमारा वापस करवा दीजिए। कि मतलब सोना क्या दिया, बक्सा भी लेके धर लिए। तो फिर बाकायदा जहाँ से वापस फिर उनके बक्से जो थे, जो बड़े कीमती अच्छे नक्काशी वाले बक्से थे जो उनकी पुरखों की निशानी थी, वो बक्से भारत सरकार ने निज़ाम को वापस करवा दिए थे। मतलब उसने सोना दिया लेकिन बक्सा नहीं दिया। खैर, तो इस तरीके से हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ इनका विलय होता है। अब इस समय केवल यही नहीं थे। 1947 में आपको बताया कि अंग्रेज भारत से चले गए, तो केवल अंग्रेज ही नहीं थे भारत में, और भी यूरोपीय कंपनियां थीं। एक वीडियो में आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में डिस्कस किए थे। तो उन यूरोपीय कंपनियों का भी अभी भी नियंत्रण भारत पर था, जिसमें 2 शक्तियाँ थीं, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का जो मुख्य गढ़ था वो पौंडीचेरी था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पौंडीचेरी केवल एक कॉलोनी था, पौंडीचेरी 4 जगह पर था। जैसे इंडिया का मोटा मोटी हम ये नक्शा देखते हैं, तो यहाँ पर था पौंडीचेरी, उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर पड़ता है कराईकल, इधर केरल में था माहे, इधर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर था यनम, और इधर बंगाल की तरफ था चंद्रनगर। तो ये जो चंद्रनगर था, यनम था, पौंडीचेरी था, कराईकल और माहे, 1 2 3 4 5 बस्तियाँ थीं। तो ये 5 फ्रेंच बस्तियाँ थीं। भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार के साथ समझौता किया 1954 में, और 1954 में समझौते किए गए 1954, महीना लिख देते हो नवंबर। तो नवंबर 1954 में भारत सरकार ने समझौता किया फ्रांस की सरकार से, और इन 5 फ्रांसीसी बस्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया। चंद्रनगर को मिला दिया गया, क्योंकि दूरी थी चंद्रनगर को, तो इसको वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया। यनम आंध्र प्रदेश में था, ये केरल में था। इन 4 बस्तियों को, यानी माहे, कराईकल, यनम, इन 4 बस्तियों को सम्मिलित रूप से नाम दे दिया गया क्या, पांडिचेरी। यानी पांडिचेरी में अगर पूछा जाए कौन कौन शामिल है, माहे प्लस कराईकल प्लस यनम प्लस पांडिचेरी, ये भी था लेकिन बंगाल में दे दिया गया। और इन्हीं 4 को मिला के हमारा एक यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित राज्य बना, जिसको संयुक्त रूप से पांडिचेरी कहा जाता था, पुदुचेरी है। तो इस पुदुचेरी की डिटेल एक पॉलिटी का हमने यूनियन टेरिटरीज का वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं पॉलिटी के वीडियो में। खैर इतिहास में आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही अभी फिलहाल 4 है, पहले 5 थे। तो ये 4 बस्तियाँ किसकी थी, फ्रांस से ले लिया गया। एक और चीज़ आपको बताया था कि सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय आए थे, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद तक रहे। पुर्तगाली 1961 तक भारत में रहे। 1961 में पुर्तगाली सम्राट का जो था यहाँ पर नियंत्रण था। पुर्तगालियों के जो अड्डे भारत में थे, गोवा, दमन और दीव। तो गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का जो नियंत्रण था 1961 तक था, 1961 तक था, और वहाँ पर पुर्तगाली अपने हिसाब से शासन चला रहे थे। तो भारत सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फाइनली 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना इंटर करती है गोवा में, और गोवा में सैनिक पुलिस कार्रवाई की जाती है। पुलिस कार्रवाई यानी सैनिक कार्रवाई की जाती है, और सैनिक कार्रवाई करके फाइनली 2 दिन के अंदर 19 दिसंबर 1961 गोवा का विलय भारत में कर लिया जाता है। तो फिर पुर्तगाल की सरकार ने गोवा भारत को ऑफिशियली सौंप दिया। तो इस तरीके से जो देशी रियासतें थीं, इनका मुद्दा किसी तरीके से सॉल्व किया गया, और अब भारत विदेशी नियंत्रण से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ साथ भारत को और भी कई सारी समस्याएं थी, कई सारे इश्यूज रह गए थे। क्या समस्याएं थी, कौन कौन से इश्यूज थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।